ये जो बच्चा है, इसको बोला जाता है कि आप साइबेरिया के किसी वाई यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट बैठ चुका होता है। ओवरहाइप में जाओगे तो ये चीज़ होने ही वाली है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो लास्ट तक पता ही नहीं होता कि ट्राई-पार्टी है एंड देन दे गो थ्रू लॉट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका, स्वागत है फिर से एक और बार आप सभी का मैड ओवर मेडिसिन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 में एडमिशन प्रोसेस कुछ कैसा होने वाला है। जो एडमिशन प्रोसेस है वो तो मैं बताने वाली हूँ, बट उसी के साथ-साथ क्या दिक्कतें आती है, क्या-क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती है बच्चों को, मैं आज वो भी बताने वाली हूँ। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो क्या करना पड़ेगा, एंड तक देखना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपके पास ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन आती रहे। देखिए, एडमिशन कैसे होगा उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एडमिशन होगा कब शुरू। तो एडमिशन प्रोसेस जो है आपका कब शुरू होता है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो जो आपके आई बटन में दे रखी है, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। बट आपका एक सिंपल वर्ड में बता दूं तो एडमिशन प्रोसेस तब स्टार्ट होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रकाश जब निकल आता है। तो सेकेंड थिंग विल बी एडमिशन ओपन हो चुकी है, तो सेकेंड थिंग हमें डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे फॉर फर्दर प्रोसेस। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? फर्स्टली आपका नीट का स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड होता है। एक स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होता है। तो मेरे पास कई बार बच्चों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पिछले साल का नीट का स्कोर कार्ड है, तो क्या हम उसी के बेसिस पे इस साल एडमिशन ले सकते हैं? तो आंसर इज यस, आप ले सकते हो। उसके बाद आपका 12th का मार्कशीट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में आधार कार्ड के बेसिस पे एडमिशन लेटर तो निकल जाता है, बट फर्दर प्रोसेस के लिए आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बट एट द सेम टाइम कुछ यूनिवर्सिटी पासपोर्ट के बिना एडमिशन ही नहीं लेती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए है कि आप अर्बन एरिया में रह रहे हो या हो सकता है कि आप रूरल एरिया में रह रहे हो। तो अर्बन एरिया में जो पासपोर्ट सेवा होती है या तो मेन पासपोर्ट ऑफिस से भी जाके लेना आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। तो आप बहुत ज्यादा अर्ली जब कर रहे हो तो आप नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। बट जो भी लोग रूरल एरिया में रहते हैं जहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस पोस्ट आना थोड़ी मुश्किल चीज हो जाती है, या तो वहां पे पोस्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको इमरजेंसी में अप्लाई करना चाहिए। बट दोनों ही केसेस में मैं एक चीज बोलूंगी कि अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तब आपको इमरजेंसी के लिए ही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके 2000 ज्यादा जाए बट आपका एडमिशन आपके पसंदीदा यूनिवर्सिटी में हो जाए। तो ये जो वीडियो है मेरा, आपके पैसे, ठीक है, आपका वक्त सभी बचा सकता है। आपने ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो जान लिया, तो अब इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रही हूँ, जो पिछले साल कई बच्चों के साथ हुई है। तो डॉक्यूमेंट जब भी आप किसी कंसल्टेंसी को देते हो तो डोंट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, ठीक है। डॉक्यूमेंट सिर्फ स्कैन फॉर्मेट में रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप उनको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट मत करना कभी भी, ठीक है, क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये चीज आप जान लो, क्योंकि अगर आपका किसी ने फिजिकल डॉक्यूमेंट ले लिया तो इससे रिलेटेड आपको 3 तरीके की दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। पहली कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आपने एक स्पेसिफिक कंसल्टेंसी को दे दिया है, आपको उस यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन नहीं लेना ड्यू टू कि आपने जो रिसर्च किया था या जो सोचा था वो उसमें खरी नहीं उतर पा रही है, तो आपको लगेगा कि मुझे स्विच करना चाहिए। अब एट दैट टाइम जो यूनिवर्सिटी में आपको स्विच करना था, अगर वो उनके पास अवेलेबल हो दैट इज ओके, अगर नहीं है तो आपको उसी यूनिवर्सिटी में जाना मजबूरी हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आपके उस कंसल्टेंसी के साथ कुछ भी डिस्प्यूट आता है किसी भी रीजन की वजह से, तो उस टाइम पे आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होगा, क्योंकि आप किसी और के पास अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट उनके पास ऑलरेडी है। थर्ड ये हो सकता है कॉन्सिक्वेंस इस चीज का कि जैसे आपने डॉक्यूमेंट तो उनको दे दिए, पिछले साल कई बच्चों ने ऐसे डॉक्यूमेंट रियल सबमिट करे थे, जब उनको डॉक्यूमेंट वापस चाहिए थे तो उनको उनके पास से फर्दर प्रोसेस नहीं करवाना था। काफी कंसल्टेंसीज ने मतलब बेफुजूल के डॉक्यूमेंट्स बच्चों से लिए हैं, एफिडेविट बनवा के लाओ, ये करवा के लाओ, वो करवा के लाओ, ये प्रोसेस में उन लोगों ने 15 दिन खींच लिए। तो उसमें हो सकता है कि आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में करना था जो आपके लिए बेस्ट थी, आपकी फर्स्ट चॉइस थी, वो यूनिवर्सिटी में तब तक एडमिशन निकल जाए, क्योंकि कभी कभी 15 भी दिन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब इसके बाद हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे वीडियो के टाइटल पे स्टिक ऑन करेंगे कि देखो, एडमिशन प्रोसेस को हर बार मैं 4 स्टेप में डिवाइड करती हूँ। अब इससे रिलेटेड दिक्कतें भी मैंने जो बोली है वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो फर्स्टली हमारा एडमिशन लेटर आता है।
जब हम अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इनिशियल डॉक्यूमेंट मिलता है हमें, वो एडमिशन लेटर या इंफॉर्मेशन लेटर आपको मिलता है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा प्रोविजनल लेटर कब आएगा? तो प्रोविजनल लेटर इज नॉट समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एडमिशन लेटर। प्रोविजनल लेटर एडमिशन लेटर नहीं होता है। ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्डली एडमिशन लेटर की बात करें तो इसमें आपको किन चीजों से बचना है? देखिए, बहुत से बच्चों के, आई नो ये चीज आपको बहुत ज्यादा डरा सकती है, बट मैं ये चीज आपके सामने रखना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चों को इस साल फेक एडमिशन लेटर तक मिले हैं। उसका मिलने का रीजन ये था कि ये जो एडमिशन लेटर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये कैमूरा स्टेट का है। इसमें आप हार्डली ही डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये फेक है। इसमें जो स्टैंपिंग है, अगर आप उसको गौर से देखो तो दैट इज एडिटेड। ठीक है, कि किसी और डॉक्यूमेंट से इधर उठा के डाली हुई है। ऐसा बहुत सी यूनिवर्सिटीज में हुआ है। ये तो मेरे पास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मैंने आपको दिखाया। इस जो वीडियो में या किसी भी वीडियो में मैंने जो भी डॉक्यूमेंट यूज करे हैं, वो डॉक्यूमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ठीक है, और अदरवाइज मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कमेंट में भी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली किसी भी चीजों से रिलेटेड, अगर आपको डाउट हो ये इसमें डिफरेंशिएट कर पाना एक न्यू स्टूडेंट के लिए या पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट बैठ चुका होता है ऑलरेडी, और हम अदर चीजों पे ज्यादा फोकस करने लगता है एट दैट टाइम, क्योंकि हमें लगता है हमारी इनिशियल स्टेप हो चुकी है। बट एट द सेम टाइम इस बच्चे को 15 दिन बाद सडनली कंसल्टेंसी बोलती है यूनिवर्सिटी इज नॉट टेकिंग एडमिशन, जबकि यूनिवर्सिटी ले रही थी उस टाइम पे। एंड देन क्या होता है कि ये जो बच्चा है, इसको बोला जाता है कि आप साइबेरिया की किसी वाई यूनिवर्सिटी में चले जाओ। आप क्यों? क्योंकि उनका जो बेस था उस वाई यूनिवर्सिटी में था, उनको जो प्रॉफिट मिल रहा था वो वाई यूनिवर्सिटी में था। बट आपने अगर किमोरूफ सोची थी, तो कुछ ना कुछ सोच के तो बच्चे ने लिया होगा ना किमोरूफ में। अपना पूरा एक रिसर्च का प्रोसेस दिया होगा, अपना पूरा थॉट प्रोसेस दिया होगा स्टूडेंट ने, पेरेंट ने। तो फिर वो ऑल ऑफ द सडन वाई यूनिवर्सिटी में क्यों जाए? तो आप मेक श्योर करो, जिस भी कंसल्टेंसी से आप एडमिशन ले रहे हो, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी एंट्रेंस एग्जाम होगी। तो देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज में ना क्या होता है कि ऑफलाइन एग्जाम होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन एग्जाम हो रही है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिक्ट होती है ना, ये वर्ड जो है थोड़ा गलत है। स्ट्रिक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में ये एंट्रेंस एग्जाम होती ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रिक्ट बोल रहा है दैट मीन्स उनकी वहां पे ओनरशिप नहीं है या पकड़ नहीं है उस कंसल्टेंसी की या उस पर्सन की जिससे आप एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, हो सकता है वहां सीट लिमिटेड हो, बच्चे ज्यादा आ रहे हो, दैट्स वाई फिर उनको फिल्टर आउट करना हो, तो वो प्रोसेस कुछ ना कुछ निकालेंगे। तो इस स्टेप पे मेक श्योर कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में ना जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है। ठीक है, ओवर हाइप में जाओगे तो ये चीज होने ही वाली है। तो उन यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा दूर रहो जिसका प्रमोशन बहुत ज्यादा हैवीली होता है। देखिए, हमने बोला जो ऑफलाइन होती है तो वो तो आप इंडिया में देते हो, तो उसकी प्रोसेस बहुत सॉर्ट आउट हो जाती है। आप उसके एडमिनिस्ट्रेशन से ऑलरेडी इंडिया में मिल चुके होते हो, तो फिर आपका डायरेक्ट इनविटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ऑफलाइन बच्चों का यही सॉर्ट हो जाता है। बट जो बच्चे 95% ऑफ स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, तो उसमें ऑनलाइन एग्जाम आप देते हो, उसके बाद आपका अगर कंसल्टेंसी अच्छा हो, तो क्या होता है कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एंड कंसल्टेंसी या कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक बॉन्ड होता है, जिसके तहत आपका एग्जाम वैसे ही निकल जाता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ नहीं आती, बस इसमें ओवर हाइप्ड यूनिवर्सिटी से आपको बचना है। एग्जाम के बाद क्या होने वाला है? एग्जाम के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कॉन्ट्रैक्ट लेटर से डर जाते हैं। जब भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ किसी भी बच्चे को, तो वो डर जाते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बनना एक जरूरी भी तो है। हम एक सिटी से दूसरे सिटी में नहीं जा रहे, एक देश से दूसरे देश में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनेगा कि आपको पहले से ही रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें रशियन फेडरेशन की पता हो, प्लस आपकी एडमिशन ट्यूशन फीस कितनी है वो पता हो, प्लस उसमें इंक्रीमेंट एक फेयर आता है वो कितना हो पता हो। क्योंकि इस साल काफी बच्चों के साथ इंक्रीमेंट के नाम पे क्या किया गया है कि एक ऐसा ब्रोशर दे दिया गया है जिसमें इस साल का करंट ईयर का फीस हो, और फिर उसके बाद सेकेंड ईयर से लास्ट ईयर तक ऐसा फीस प्रोवाइड किया है जिसमें डिक्रीमेंट वाली फीस हो, मतलब पिछले साल की फीस हो। तो हाउ इट इज टेक्निकली पॉसिबल? रशिया का इन्फ्लेशन जो स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट है वो 8% का है। तो 8% का अगर इन्फ्लेशन रेट है, भले ही हर यूनिवर्सिटी में 8% का नहीं लगता है, उससे कम ही लगता है कि
आप एक बजट के बारे में ना आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, तो वो चीज़ सॉर्ट आउट करती है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जो टू पार्टी यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें आपका और यूनिवर्सिटी का अगले 6 साल तक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने वाला है, तो वो यूनिवर्सिटी देगी आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड आपको सारी चीज़ें पढ़नी होगी। एक बार ये इंग्लिश में सारी चीज़ें मेंशन होती है, तो उसके बाद आप साइन करते हो, ठीक है? एंड देन आपकी प्रोसेस और एक छोटी-सी प्रोसेस है इन्विटेशन से पहले, ठीक है? बहुत से लोगों को इन्विटेशन के बारे में पता है, तो वो मैं आपको बताऊँगी, बट उससे पहले मैं बता दूँ जिन यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्टली जिनमें ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है। सेकेंडली कॉन्ट्रैक्ट उन भी यूनिवर्सिटी में नहीं आता है जो ट्राई पार्टी होती है। तो अब इन केसेस में क्या किया जाए? ट्राई पार्टी में आजकल न्यू सिस्टम ये हो रहा है कि सिर्फ यूएसडी में पहले फीस लिखा जाता था, हम डिफरेंशिएट वैसे करते थे। आजकल आईएनआर में लिखा जाता है, तो उसको पहचानने का सिंपल तरीका ये है कि प्रिकाज़ मंगवाओ, कि भाई अगर ये फीस है ना, आप बता रहे हो ना, इसको डिस्प्यूट करके बता दिया है ना, तो प्रिकाज़ देने में कोई हार्म नहीं है। और वो प्रिकाज़ 2024, 2025 का नहीं होना चाहिए, वो प्रिकाज़ 2025, 2026 सेशन का होना चाहिए, क्योंकि आप इसी सेशन में एडमिशन लेने वाले हो, ठीक है? तो वो प्रिकाज़ आप मंगवाओ और फिर उसके बाद वहाँ पे मूव फॉरवर्ड करो। मैं कभी ये नहीं बोला है मैंने आज तक, मैंने सिर्फ नुकसान बताया हमेशा ट्राई पार्टी यूनिवर्सिटी के, बट मैंने कभी नहीं बोला है कि वो यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं। व्हाट आई वाज़ ट्राइंग टू से कि अगर ट्राई पार्टी भी है, तो वो लाइक जो पैसे हैं, वो इस तरीके से आपको माँगे जाए कि आपको प्रकाश दी जाए। फिर अगर कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आपको प्रकाश दिखाया क्यों नहीं जा रहा है? प्रकाश दिखाया जाए, फिर उसी के हिसाब से फीस ली जाए, देन इट इज़ फेयर पॉइंट, राइट? कि अगर बीच में कोई पर्सन भी है, अगर वो आपके बीच में से पैसे नहीं निकाल रहा है, तो इट इज़ फेयर कि चलो ठीक है, हम ट्रस्ट करके उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी हमें पसंद आई है। तो बस प्रिकाज़ एक इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट है यहाँ पे। अब जो मैंने बोला था कि एक छोटी-सी प्रोसेस होती है, वो ये होती है कि इन 95% ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आउट ऑफ 100% यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि ट्यूशन फीस जो होती है वो पहले ही लाइक आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो ट्यूशन फीस होता है, उसमें से सम अमाउंट आपको यूनिवर्सिटी को देना होता है, जो कि आपकी कंसल्टेंसीज कॉन्ट्रैक्टर आपको ऑलरेडी नोटिफाई कर देते हैं। तो अभी आपको ये टर्म ऑफ द टॉपिक लग रहा होगा कि हमें तो बताया गया है, किसी भी कंसल्टेंसी द्वारा ये चीज़ बताई नहीं गई है। जिस टाइम पे मैंने एडमिशन लिया था, उस टाइम पे मुझे भी करना पड़ा था, बट तब स्विफ्ट ट्रांसफर जो था, वो ओपन था, तो मैंने डायरेक्ट बैंक से यूनिवर्सिटी के अकाउंट पे कर दिया था। तो दैट वाज़ नॉट इश्यू बैक देन, क्योंकि हमें पता था कि यूनिवर्सिटी के पास ही पहुँच रहा है। तो यहाँ पे भी फिर क्रेडिबिलिटी आ जाती है कि कौन-सी कंसल्टेंसी की मतलब क्रेडिबिलिटी अच्छी है, कौन-सी कंसल्टेंसी जेन्युइन और पैसों के साथ गड़बड़ नहीं करेगी हमारे, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब एक फैक्ट चेक होने वाला है कि आपने जब ट्यूशन फीस भरी है, तो 1 हफ्ता अगर उन्होंने माँगा है, आप दो, क्योंकि ऑब्वियसली वो कन्वर्ट होने वाला है मनी, पहले आप आईएनआर में दोगे, वो मनी कन्वर्ट होगा एंड देन आपकी ट्यूशन फीस पे की जाएगी। तो वैसे तो 1 हफ्ता लगता नहीं है, बट स्टिल 2-3 दिन के अंदर आपके लाइक आ जाता है पे स्लिप, तो आप वो पे स्लिप ज़रूर माँगे, और 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर लेट हो रहा है, तो डू कॉल आउट दैट कंसल्टेंसी, डू रीच आउट टू देम, ठीक है? जहाँ पे भी वो बेस्ड हो, तो उनके पास ज़रूर रीच आउट करें, या तो कॉल के वाया, या तो आप फिज़िकली अगर मिलने जा सकते हो तो वैसे। और फिर जो लास्ट स्टेप होता है, जिसे हम बोलते हैं इन्विटेशन लेटर और बॉर्डर परमिट, जिसके बेसिस पर आपका वीज़ा लगता है, ठीक है? तो अब पेपर इन्विटेशन क्या है? तो उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेपर इन्विटेशन जो आप देख पा रहे हो, वो जो होता है, ये बहुत कम ड्यूरेशन में बन जाता है। इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट एक साथ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, वेरीफाई होते हैं डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी इन्विटेशन बनाती है, ठीक है? उसके बाद स्टैम्पिंग, साइनिंग सब कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर से वेरीफाई होता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, देन आपको मिल जाता है। तो इसमें मैनुअल पावर लग रही है, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी इस पे फोकस कर रही है, ठीक है? यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता है, इस पे फोकस करता है। एंड ये है सेकंड जो आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन। इसमें यूनिवर्सिटी का रोल सिर्फ यहीं तक कट आउट कर देते हैं कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो,
वेरीफाई करने से लेकर इनविटेशन बनाने तक का सबका काम जो होता है आपके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास होता है। तो इसमें आपका यूनिवर्सिटी का टोटल जो टाइम है वो कट आउट हो गया। अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास सिर्फ आपका इनविटेशन बनाने तक का काम नहीं है, और भी काम है, और भी यूनिवर्सिटीज होती है। अब एक स्टेट में जा रहे हो स्पेसिफिकली, यहाँ पे मैं रशिया की ज्योग्राफी के बारे में आपको बताऊंगी, बट एक स्टेट में जा रहे हो लेट्स सपोज, तो वहां पे 70 काम होते हैं, 70 देशों के लोग आते हैं। जैसे क्या होता है कि आपका जो इनविटेशन का प्रोसेस होता है, जो स्टैंडर्ड मतलब जो पेपर इनविटेशन बनता था उसका टाइम ड्यूरेशन लेट्स सपोज 15 दिन का था, 15 दिन के अंदर आ जाता था अप्लाई होने के बाद। तो इस प्रोसेस को, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशन की प्रोसेस है जहाँ पे बारकोड में आपकी सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है, उसमें आपको टाइम लगता है 28 to 30 वर्किंग डेज। एक जो इनविटेशन आपको रिसीव हो गया तो अगले साल, अब इसका इन दोनों का मैंने आपको डिफरेंस इसलिए समझाया क्योंकि अगले साल उड़ती उड़ती खबर है कि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में, रशियन फेडरेशन का नया रूल है कि सारी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशन निकलेंगे। अभी तक ये सिर्फ साइबेरियन रीजन में और कुछ रीजन में ही निकल रहे थे, राइट, इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशन, बट अभी सारी रशिया में ऑलमोस्ट यही इनविटेशन निकलने वाले हैं। होता है कि आपका जो इनविटेशन है उसी के बेसिस पे आपका वीजा लगता है। तो एक जो वीजा होता है सिंगल एंट्री वाला वीजा आपका इंडिया में लगता है, जिसका टाइम जो होता है जिसके अंदर वो 90 दिन का होता है। तो मेक श्योर कि आप 45 डेज से पहले ही रशियन फेडरेशन में एंटर कर जाए। भले ही 90 दिन दिए गए हैं आपको एंटर करने के लिए, बट जो रशिया में प्रोसेस होने वाली है आपके वीजा एक्सटेंशन की और भी, तो उसके लिए एटलीस्ट यूनिवर्सिटी को मिनिमम जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 45 डेज का होता है। तो उससे पहले पहले आप रशियन फेडरेशन के अंदर आ जाए, मेक श्योर अबाउट इट। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिनके साथ आप इस साल रशिया का प्लान कर रहे हो, या अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, या भाई बहन फ्रेंड्स किसी को भी शेयर कर दो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर